नमस्कार बच्चों, मैं रश्मि नायक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चूनाभट्टी स्कूल से। आज हम जीव विज्ञान कक्षा 12वीं आनुवांशिकी एवं विकास के अध्याय वंशागति के आणविक आधार में जीन नियमन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं मानव जीनोम परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम जीन अभिव्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। जीन अभिव्यक्ति क्या होती है? हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं, इन सब के लिए पूरा नियमन कौन करता है? डीएनए। अब डीएनए में जो संचित आनुवंशिक सूचना है वो कौन ले जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में? डीएनए ही ले जाता है। तो आज हम जीन अभिव्यक्ति के अंतर्गत पढ़ रहे हैं जीन नियमन। जीन नियमन किसे कहते हैं? जीन का आवश्यकता अनुसार सक्रिय अथवा निष्क्रिय होने की क्रिया का नियंत्रण करना ही जीन नियमन कहलाता है। अब ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा हमारे शरीर में सारी क्रियाएं चलती रहें या सारे प्रोटीन हमेशा बनते रहें। जब हमें आवश्यकता होती है तो वो एंजाइम बनने लगता है तीव्र गति से, और जब आवश्यकता नहीं होती है तो हमारे शरीर की सारी जो जीन है वो क्रिया करना उस समय थोड़ा कम कर देते हैं। बिल्कुल बंद नहीं करते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हमने ज़्यादा ग्लूकोज ग्रहण कर लिया तो हमारे पैनक्रियाज में ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बनेगा। इसी तरह से यदि हम बीजों में देखें तो अंकुरण के समय हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का निर्माण अंकुरण के समय क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। अब जीन किस तरह से कार्य करते हैं? जीन दो तरह से कार्य करते हैं। जब आवश्यकता पड़ने पर ये बहुत क्रियाशील हो जाते हैं तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्विच्ड ऑन जीन। और जब ये अक्रिय रहते हैं तो उसे हम कहते हैं स्विच्ड ऑफ जीन। इस पूरी प्रक्रिया को हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, जो कि हम इकोलाई नामक बैक्टीरिया में समझते हैं। इस पूरी अवधारणा को कहा गया है ऑपेरॉन अवधारणा। इसकी खोज एफ जैकब एवं जे मोनार्ड ने 1961 में की थी और उन्होंने इस मॉडल को प्रस्तावित किया और इस मॉडल का नाम दिया ऑपेरॉन मॉडल। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ऑपेरॉन किसी का नाम नहीं है, यहाँ पर ऑपेरॉन जीनों का समूह है। और हम ये किस में अध्ययन कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है बहुत छोटी होती है और उसमें जीन नियमन का अध्ययन करना सरल होता है। इसे लैक ऑपेरॉन क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि जब इकोलाई नामक बैक्टीरिया में लैक्टोज प्रवेश करता है तो उसमें लैक्टोज का उपापचय क्रिया कैसे होती है, इसका अध्ययन हम करते हैं। इस कारण इस अवधारणा को हम लैक ऑपेरॉन अवधारणा कहते हैं। ये जो ऑपेरॉन है ये दो प्रकार के जीन से मिलकर बना है, एक कंट्रोलर जीन और दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, अर्थात एक नियामक और दूसरा संरचनात्मक। जो कंट्रोलर जीन है ये तीन प्रकार के होते हैं, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर। और स्ट्रक्चरल जीन ये भी तीन प्रकार के हैं, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। ऑपेरॉन की क्रियाविधि को समझने के लिए हमें दो प्रकार के तंत्र समझने पड़ेंगे, एक है प्रेरणीय तंत्र और दूसरा है दमनकर तंत्र। प्रेरणीय तंत्र उसे कहते हैं जब माध्यम में कोई इंड्यूसर प्रेजेंट रहता है, अर्थात उस क्रिया को इंड्यूस करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणीय तंत्र। और दमनकर तंत्र क्या होता है? जब माध्यम में कोई ऐसा पदार्थ उपस्थित रहता है जो कि पूरी क्रिया को क्या करता है? दमन करता है, सप्रेस करता है, तो इस तंत्र को हम क्या कहते हैं? दमनकर तंत्र कहते हैं। आइए इसको हम तंत्र को समझते हैं। प्रेरकीय तंत्र जो होता है ये दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। जब माध्यम में प्रेरक अनुपस्थित होता है, अर्थात माध्यम में क्या उपस्थित नहीं है? इंड्यूसर, तो जो रेगुलेटर जीन है वो क्या बनाएगा? एक्टिव रिप्रेशर, रिप्रेसर अर्थात क्रिया को रोकने वाला। और ये एक्टिव रिप्रेशर ऑपरेटर जीन से जाकर जुड़ जाएगा। जब ऑपरेटर जीन से जुड़ेगा तो ऑपरेटर जीन संरचनात्मक जीन को आदेश नहीं दे पाएगा कि वो एमआरएनए का निर्माण करे, तो एमआरएनए का निर्माण नहीं होता है। और जब एमआरएनए का निर्माण नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा
तो एंजाइम का संश्लेषण भी नहीं होगा। अब देखते हैं जब माध्यम में क्या उपस्थित है, प्रेरक अर्थात इंड्यूसर। जब इंड्यूसर प्रेजेंट रहता है तो रेगुलेटर जीन एक्टिव रिप्रेशर तो बनाता है, लेकिन यह एक्टिव रिप्रेशर किससे जुड़ जाता है, प्रेरक से। और प्रेरक इस एक्टिव रिप्रेशर जीन को क्या कर देता है, इसका शेप चेंज कर देता है, अर्थात इसको अक्रिय कर देता है। अब ये अक्रिय रिप्रेशर जो रहता है वो ऑपरेटर जीन से नहीं जुड़ता है, और ऑपरेटर जीन कैसा रहता है, फ्री रहता है। तो ऑपरेटर जीन संरचनात्मक जीन को क्या दे देता है, आदेश देता है, जिससे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है और इस तरह एंजाइम बन जाते हैं। इस पूरी क्रिया को हम इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जब माध्यम में इंड्यूसर प्रेजेंट रहता है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर है ये आई ये डिनोट कर रहा है रेगुलेटर जीन को। तो ये रेगुलेटर जीन क्या बनाएगा, यहाँ पर रिप्रेशर बना रहा है। तो ये रिप्रेशर किससे जाके जुड़ गया, ऑपरेटर से। ऑपरेटर से जुड़ने से अब ये ऑपरेटर इस संरचनात्मक जीन को आदेश नहीं देगा, और जब आदेश नहीं देगा तो ये यहाँ पर क्या नहीं बनाएगा, mRNA नहीं बनाएगा। दूसरी तरफ देखते हैं कि जब माध्यम में क्या प्रेजेंट है, इंड्यूसर। ये जब इंड्यूसर प्रेजेंट रहेगा तो अब क्या होता है, देखिए अब ये जो आई किसको डिनोट कर रहा है, रेगुलेटर जीन को। ये रेगुलेटर जीन क्या बनाएगा, अगेन रिप्रेशर mRNA बनाएगा, और फिर क्या बनेगा, रिप्रेशर बनेगा। लेकिन ये रिप्रेशर किससे क्रिया कर लेगा, इंड्यूसर से। तो इंड्यूसर से क्रिया करने के कारण अब ये जो रिप्रेशर है वो क्या हो गया, अक्रिय हो गया। अक्रिय होने के कारण ये ऑपरेटर से नहीं जुड़ेगा, और ऑपरेटर से नहीं जुड़ेगा तो ऑपरेटर इस समय क्या है, फ्री है। तो ये संरचनात्मक जीन को क्या देगा, आदेश देगा। तो ये जीन mRNA बनाएगा, और mRNA से 3 प्रकार के एंजाइम बनेंगे। पहला एंजाइम बनेगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, दूसरा बनेगा परमीएज, और थर्ड बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज। बच्चों इन तीनों के कार्य समझ लीजिए। जो परमीएज एंजाइम है ये क्या करता है, ये इकोलाई के अंदर लैक्टोज को आने की अनुमति देता है, और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जब अंदर लैक्टोज आ गया है तो उसका क्या कर देता है, अपघटन किसमें करता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अब हम अध्ययन करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की। बच्चों जैसे नाम से आपको लग रहा होगा कि ये फिंगर की प्रिंटिंग है, लेकिन ये फिंगर की प्रिंटिंग नहीं है। तो हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी इसलिए आवश्यकता पड़ी कि यदि हम अपने हाथ की फिंगरप्रिंट लेते हैं तो उसमें चेंज कर सकते हैं, हो सकता है चेंज, लेकिन यदि हम डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग लेंगे तो उसको चेंज करना मुश्किल होगा। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये ज़्यादा ऑथेंटिक है जो हमारी हाथ की फिंगर की प्रिंटिंग से। तो इसको हम कैसे करते हैं, आइए इसको समझते हैं। यदि हम अपने डीएनए को देखें तो हमारे सभी जीवों का जो डीएनए है वो 99.9% लगभग समान है। सभी जीवों का जो डीएनए है मात्र 0.1% डिफरेंट है। जो डिफरेंट डीएनए होता है सभी जीवों का एक दूसरे से, उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। इस सैटेलाइट डीएनए का यदि हम क्या करें, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, हम डेंसिटी के आधार पर एक प्रकार का आप सेंट्रीफ्यूगेशन को मिक्सर ग्राइंडर की तरह समझ सकते हैं कि इसमें डेंसिटी के आधार पर जो डीएनए के कण हैं वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। मिनी सैटेलाइट डीएनए बनता है और माइक्रो सैटेलाइट डीएनए बनता है। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है उसमें हम किसका उपयोग करते हैं, मिनी सैटेलाइट डीएनए का। ये जो मिनी सैटेलाइट डीएनए होते हैं उसमें 10 से लेकर 16 बेस पेयर पाए जाते हैं। इसे हम VNTRB कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीटेटिव। बच्चों एक बात और बता दूं कि जो सैटेलाइट डीएनए होता है इसमें रेपिटेटिव डीएनए होता है। जैसे ACTG है तो उसका रिपीट होगा बार बार, वो हर किसी व्यक्ति में अलग अलग होता है। हो सकता है मेरे में ACTG 2 बार हो तो आप में ये 4 प्रकार से हो। तो इसी के आधार पर हम एक दूसरे के डीएनए में अंतर पता कर सकते हैं। इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो खोज की है वो की है 1985 में सर एलेक जेफरीज ने।
भारत में डॉक्टर लालजी सिंह एवं डॉक्टर वीके कश्यप ने इसमें महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अब यदि इसकी हम परिभाषा देखें तो वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है उसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। ये तो ही परिभाषा। यदि हम इसको सरल शब्दों में समझें तो किसी भी डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड के जो क्रम होते हैं डीएनए बेस के, उसके आधार पर हम व्यक्ति की क्या करते हैं, पहचान करते हैं। इसे हम कहते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को ये पूरी टेक्निक है। इस टेक्निक में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ब्लड सैंपल होता है किसी भी व्यक्ति का, उसके ब्लड सैंपल से हम क्या लेते हैं, डीएनए लेते हैं। फिर इस डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कट करते हैं। ये एंजाइम क्या होती है, ये आणविक कैंची है। जिस तरह से हमारी कैंची कहीं पर भी काट सकती, इसी तरह हमारी बॉडी में भी एक आणविक कैंची है और वह आणविक कैंची एक निश्चित स्थान पर डीएनए को कट करती है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिबंधित एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये एंजाइम डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। अब इस डीएनए को हम एक जेल एग्रो जेल के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। ये यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये एग्रो जेल का एक बेड है। इस बेड में क्या रहते हैं, बेल मतलब कुएं जैसे छोटे छोटे छिद्र रहते हैं। इन छिद्र के माध्यम से हम डीएनए इसमें डाल देते हैं। तो देखते हैं कि जो छोटे डीएनए के टुकड़े हैं वो आगे की तरफ गति कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम इस डीएनए के जो टुकड़े हैं उनको सदर ब्लॉटिंग टेक्निक के द्वारा एक ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर, जो किसका बना होता है, नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन का बना होता है, उसके ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। इसके पश्चात हम यहाँ पर डीएनए प्रोब का उपयोग करते हैं। प्रोब क्या होता है बच्चों, प्रोब एक डीएनए या आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड होता है। ये जो डीएनए यहाँ पर डाल रहे हैं, इस डीएनए का क्या होता है, संपूरक अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री होता है। लेकिन जो यहाँ पर हम डीएनए उपयोग करेंगे वो कैसा लेंगे, रेडियो एक्टिव। ये जो रेडियो एक्टिव डीएनए हम प्रोब हम क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि ये जो टुकड़े हैं हमें डीएनए के वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो रेडियो एक्टिव लेने के कारण ये इसका क्या बन जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, और वह जब हम उसका ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो वो हमें आसानी से दिखाई दे जाएंगे। तो इस तरह से हम डीएनए का पूरा क्रम पता कर लेते हैं। फिर जो हमारा संदिग्ध व्यक्ति होता है जिसका हमें डीएनए इससे मैच करना है, तो उसका हम इससे मैच करते हैं और इस तरह हम जो हमारा अपराधी होता है उसको पकड़ लेते हैं। किसके द्वारा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि में कौन कौन से स्टेप्स हैं, इसमें सबसे पहला स्टेप्स है डीएनए को अलग करना। कोशिका से डीएनए को विभिन्न रसायन के द्वारा हम पृथक करते हैं। फिर डीएनए का प्रतिबंध एंजाइम द्वारा क्या करते हैं, पाचन मतलब डीएनए को काटना। डीएनए को हम प्रतिबंध एंजाइम के द्वारा टुकड़ों में काटते हैं। तीसरी प्रोसेस है डीएनए की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए को उनके आकार एवं भार के अनुसार अलग किया जाता है। इसके पश्चात डीएनए का नायलॉन झिल्ली पर स्थानांतरण। द्विसूत्रीय डीएनए को क्षारीय रसायन द्वारा हम किसमें बदल देते हैं, सिंगल स्ट्रैंड में। उसके पश्चात नाइट्रोसेल्युलोज झिल्ली पर स्थानांतरित करते हैं। इस तकनीक को हम क्या कहते हैं, सदर ब्लॉटिंग कहते हैं। इस झिल्ली पर डीएनए अणु स्थायी रूप से चिपक जाते हैं, इस कारण हम इसे नाइट्रोसेल्युलोज झिल्ली पर ट्रांसफर करते हैं। इसके पश्चात आता है डीएनए का रेडियो लेबलिंग। सिंथेटिक रेडियो एक्टिव मार्क्ड डीएनए के खंड को प्रोब के रूप में उपयोग करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि प्रोब क्या होता है, डीएनए और आरएनए के सिंगल स्ट्रैंडेड, वो भी कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है कानूनी समस्याओं के समाधान में। मान लीजिए कहीं पर हमें
चोरी हो गई है और वहाँ पर हमें किसी को पता करना है, तो उस व्यक्ति के वहाँ पर यदि बाल पड़ा है या ब्लड पड़ा है तो उसके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर किसने चोरी की है। अपराधियों की पहचान करने में, पितृत्व की समस्या के समाधान में, कई बार होता है कि कई माता पिता में जब किसी कारण से अलगाव हो जाता है तो ये समस्या आ जाती है कि ये बच्चा किसका है। तो इसका समाधान हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा कर सकते हैं। ल्यूकेमिया आदि रोगों से ग्रसित रोगी की पहचान तथा उपचार करने पर में भी हम इसका उपयोग करते हैं। किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ आनुवंशिक संबंध का पता भी इसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग। तो बच्चों, सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है कानूनी समस्याओं में और अपराधियों की पहचान में। अब हम चर्चा कर रहे हैं मानव जीनोम परियोजना, इसे हम HGP भी कहते हैं। किसी जीव में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ को हम जीनोम कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेंस विंकलर ने किया था। किसी जीव के जीनोम एवं उसके कार्यों का अध्ययन जीनोमिकी कहलाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शोध था। यह परियोजना 1990 में प्रारंभ हुई और अप्रैल 2008 में लगभग पूर्ण हुई। इसको हमने परियोजना क्यों बोला? क्योंकि इस परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय परियोजना थी, इसमें बहुत सारे देश इसमें शामिल थे। इस प्रोजेक्ट से प्राप्त डाटा के स्टोरेज और उसकी पुनः प्राप्ति के लिए एक हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस की आवश्यकता अनुभव की गई, जिससे एक नई शाखा का विकास हुआ जिसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। अर्थात बच्चों, इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस प्रोजेक्ट में चूंकि हमने क्या किया है कि मानव शरीर के जितने भी क्रोमोसोम हैं उनके सारे सीक्वेंस का पता लगा के उसको कहाँ स्टोर किया जाए। तो स्टोर करने के लिए यदि हम बुक्स में लिखते या किताबों में लिखते तो 300 से ज़्यादा मोटी मोटी बुक्स इस पर लिख जाती। इस कार्य के लिए फिर किसका उपयोग किया गया? कंप्यूटर का उपयोग किया गया। तो इसमें क्या होता है कि हमने जो भी हमारे डाटा हैं वह स्टोरेज रहेंगे और जब हमें आवश्यकता होगी उसके डाटा को हम निकाल लेंगे। अब आता है HGP के उद्देश्य। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या उद्देश्य थे? इसमें पहला उद्देश्य है मानव में उपस्थित लगभग 50,000 से 1 लाख जीनों की पहचान करना, सभी मानव जीनों के कार्यों का निर्धारण करना, मानव डीएनए में उपस्थित लगभग 3.2 बिलियन बेस पेयर के सीक्वेंस का निर्धारण करना, डीएनए क्लोनिंग जैसी आनुवंशिक तकनीकों को विकसित एवं उन्नत करना। HGP के चरण। मानव जीनोम के डीएनए में 3 × 10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? मानव जीनोम का विस्तृत मानचित्र तैयार करते हैं। उसके पश्चात जीनोम की पूर्ण क्लोनिंग की जाती है और थर्ड स्टेप है जीनोम की हम सीक्वेंसिंग करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। बच्चों, एक बात और ध्यान से सुनिए कि इसमें जो हम क्रोमोसोम लेते हैं वो पूरे 46 क्रोमोसोम का हम अध्ययन नहीं करते हैं, सिर्फ 23 का करते हैं, क्योंकि 23 कैसे हैं उसके समजात हैं, सिर्फ 23 का करते हैं और एक करते हैं सेक्स क्रोमोसोम का। इस प्रकार 24 क्रोमोसोम का हम सीक्वेंस का अध्ययन इसमें करते हैं। मानव जीनोम में लगभग 3164 करोड़ न्यूक्लियोटाइड हैं। मनुष्य में 99.9% से भी अधिक जो बेस है एक समान है और सिर्फ कितना अंतर है? सिर्फ 0.1% जो बेस हैं वो मनुष्यों में भिन्नता दिखाते हैं। तो मनुष्य में जो एक दूसरे में जो भिन्नता दिखाई देती है आनुवंशिक, वह मात्र 0.1% बेस क्रम के अंतर से देखने को मिलती है। प्रत्येक जीन में लगभग 3000 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। मानव का सबसे बड़ा जीन 2.4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को कोड करता है।
मनुष्य में जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, उसमें जो पहला गुणसूत्र होता है उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है और उसके बाद लगातार सबकी लंबाई धीरे धीरे कम होती हुई चली जाती है। 2% से भी कम जीनोम प्रोटीन को कोड करते हैं। गुणसूत्र 1 में सर्वाधिक जीन है 2968, जबकि सबसे कम किसमें है? बाह्य गुणसूत्र में 231 जीन होते हैं। लगभग आधे मानव जीनोम में रिपीटेड सीक्वेंस पाए जाते हैं जो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? जंक डीएनए या कबाड़ डीएनए कहते हैं। बच्चों, आपको पता है कि जो डीएनए होता है उसमें जीन रहता है और बीच में क्या रहता है? ऐसा डीएनए रहता है जो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता है, उसे हम बोलते हैं जंक डीएनए। और जो जीन होता है वो हमेशा किसी न किसी प्रोटीन को कोड करता है। अब यदि हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लाभ देखें तो वह ये हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, इसकी सहायता से वंशानुगत बीमारियों की पहचान कर सकते हैं और उनका उपचार कर सकते हैं। मान लीजिए किसी में वंशानुगत बीमारी है, जैसे कि हीमोफीलिया है, रंग वर्णांता है, तो हम उसके माता पिता के क्रोमोसोम से वह जीन का सीक्वेंस पता करके उसका उपचार कर सकते हैं। इसके द्वारा ट्रांसजेनिक जीवों का विकास किया जा सकता है। ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं? जब दो जीव के डीएनए मिलाकर एक नया जीव बनाया जाता है तो उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक जीव। तो वह भी हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा बना सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की सहायता से जो आनुवंशिक विकृतियां हैं उनका भी निदान खोजा जा सकता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, क्लिनफेल्टन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। ये सारी बीमारियां कैसी हैं? आनुवंशिक विकृतियां हैं जो कि बच्चों में बाय बर्थ आती हैं। तो इस तरह की बीमारियों का भी हम निदान ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा कर सकते हैं। इससे पता लगा सकते हैं कि यह जो बीमारी है इसका जीन का सीक्वेंस क्या है। बच्चों, आज हमने जीन अभिव्यक्ति के अंतर्गत पढ़ा। जीन दो प्रकार के होते हैं, स्विच्ड ऑन जीन और स्विच्ड ऑफ जीन। इसके पश्चात अध्ययन किया ऑपेरॉन अवधारणा का। ऑपेरॉन अवधारणा किसने दी? जैकब और मोनार्ड ने दी। यहाँ पर जो ऑपेरॉन है वह एक जीन का समूह है जो दो प्रकार के जीन से मिलकर बना है, एक कंट्रोलर जीन और दूसरा स्ट्रक्चरल जीन। कंट्रोलर जीन में है रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन और ऑपरेटर जीन, और स्ट्रक्चरल जीन में है जेड, वाई और ए। बच्चों, आपको इसका क्रम याद रखना पड़ेगा कि जेड के बाद वाई और वाई के बाद ए आता है। इसके पश्चात हमने अध्ययन किया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भारत में इसमें सबसे ज्यादा कार्य किया डॉक्टर लालजी सिंह एवं डॉक्टर वीके कश्यप ने। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वह टेक्निक है जिसमें डीएनए की विशिष्टता के आधार पर हम किसी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। इसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं? डीएनए का प्रतिबंध एंजाइम द्वारा पाचन करते हैं। पाचन मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। फिर डीएनए को अलग करते हैं। इसके पश्चात डीएनए की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, अर्थात हम डीएनए को एक जेल के ऊपर, यहाँ पर जो जेल उपयोग किया गया उस जेल का नाम है एगेरोजेल, जो कि एक एल्गी से प्राप्त होता है। फिर इसके बाद डीएनए को हम एक झिल्ली पर, नायलॉन झिल्ली पर ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर जो झिल्ली का नाम है उसको याद रखिए, नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली। उसके पश्चात डीएनए का हम क्या करते हैं? रेडियो लेबलिंग। यहाँ पर रेडियो लेबलिंग के लिए हमने रेडियो एक्टिव प्रोब का उपयोग किया। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के उपयोग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो उपयोग है वह है कानूनी समस्याओं के समाधान में, अपराधियों की पहचान में, पितृत्व की समस्या के समाधान में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पश्चात हमने अध्ययन किया मानव जीनोम परियोजना का। मानव
जीनोम परियोजना में हमने विभिन्न प्रकार के चरण देखे कि इसमें कौन कौन से चरण होते हैं। सबसे पहले हम इसका मानचित्र तैयार करते हैं, फिर जीनोम की पूरी क्लोनिंग करते हैं, जीनोम की सीक्वेंसिंग करके उसका क्रियात्मक विश्लेषण करते हैं और इसके लाभ देखें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाभ है वंशानुगत बीमारियों की पहचान कर उपचार करना, ट्रांसजेनिक जीवों का विकास। ट्रांसजेनिक मतलब दो विभिन्न प्रकार के जीवों के डीएनए लेकर एक ऐसा जीव बनाना जिसमें बहुत अच्छे एडवांस लक्षण हैं। और तीसरा है आनुवंशिक विकृतियों का निदान करना। बच्चों, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है ऑपरॉन मॉडल को लैक ऑपरॉन क्यों कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग लिखिए और मानव जीनोम परियोजना को समझाइए। इसके अलावा ऑपरॉन मॉडल का चित्र सहित अध्ययन कीजिए।